नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसको लेकर अक्सर चर्चा होती रहती है। विपक्ष समेत देश की जनता का भी यह आरोप है कि वोटिंग के दौरान भाजपा इन ईवीएम मशीन को हैक करवाती है। ऐसा हर बार चुनाव के दौरान होता है। जिन जगहों से सर्वे और एग्जिट पोल में भाजपा हार रही होती है, वहां भी चुनावी नतीजों के आने के बाद भाजपा चुनाव जीत जाती है। इसके बाद ईवीएम हैकिंग का शक लोगों में और भी बढ़ जाता है। अभी हाल ही में हुए 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो 5 में से भाजपा ने 3 राज्यों में जीत हासिल की और तेलंगाना में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत दर्ज किया। लेकिन चुनावी नतीजों के आने के बाद से ही चारों तरफ से एक आवाज उठने लगी। ये आवाज ईवीएम में हुए खेल को लेकर उठी। दरअसल चुनावी नतीजों के आने के बाद से ही मध्य प्रदेश के नतीजों को चौंका दिया। इतना ही नहीं, इसको लेकर मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने इलेक्शन कमीशन तथा भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि पोस्टल बैलेट के जरिए हमें यानी कि कांग्रेस को प्रदेश की 199 सीटों पर बढ़त मिली, जबकि इनमें से अधिकांश सीटों पर ईवीएम काउंटिंग में हमें मतदाताओं का पूर्ण विश्वास ना मिल सका। ईवीएम पर सवाल खड़े करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये भी कहा जा सकता है कि जब तंत्र जीतता है तो जनता हार जाती है। एक्स पर सिलसिलेवार पोस्ट में दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमारे पास कुल 230 विधानसभा सीटों के आंकड़े हैं। पोस्टल बैलेट के जरिए कांग्रेस और बीजेपी को पड़े कुल वोटों की संख्या का विश्लेषण के लिए पेश है। उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सोचने वाली बात यह है कि जब जनता वही है तो वोटिंग पैटर्न इतना कैसे बदल गया। राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने मतदाताओं का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हमें गर्व है कि हमारे जमीनी कार्यकर्ताओं ने जी जान से कांग्रेस के लिए काम किया और लोकतंत्र के प्रति अपने विश्वास को पुख्ता किया है। न केवल दिग्विजय सिंह ने बल्कि अन्य पार्टियों के नेताओं ने भी इस मामले पर सवाल उठाए। अब ईवीएम को लेकर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने भी कड़े सवाल खड़े किए हैं। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी को चेतावनी भी दी। कांग्रेस को आगाह करते हुए कहा कि अगर गांधी परिवार के नजदीकी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुकूल राजनीति करते रहेंगे तो देश की सबसे पुरानी पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में और मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने दावा किया कि मध्य प्रदेश में जब मतपत्र की गिनती हो रही थी तब कांग्रेस 199 सीट पर आगे चल रही थी, लेकिन ईवीएम से गिनती शुरू होने के साथ ही परिस्थिति बदल गई। कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष कमलनाथ का संदर्भ देते हुए भी संजय राउत ने कहा कि अगर गांधी परिवार के आसपास के लोग मोदी तथा शाह के अनुकूल राजनीति करेंगे तो 2024 में और खतरा होगा। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के चुनाव प्रचार अभियान का नेतृत्व किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को भी जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि मोदी का जादू 3 राज्यों में काम आया, लेकिन ये तेलंगाना में नहीं चला। राज्यसभा सदस्य राउत ने कहा कि ये भ्रम है कि कांग्रेस मोदी को हरा नहीं सकती। उन्होंने 2018 के विधानसभा चुनाव का संदर्भ देते हुए कहा कि कांग्रेस ने पूर्व में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को हराया है। राउत ने कहा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के निवर्तमान मुख्यमंत्री क्रमशः अशोक गहलोत और भूपेश बघेल ने मुकाबला किया, लेकिन इसके बावजूद दोनों राज्यों में कांग्रेस की हार हुई। ये कोई ऐसा नहीं है कि ईवीएम के खिलाफ आवाज सिर्फ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ही उठी है, बल्कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी ईवीएम को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इन मशीनों और नतीजों ने लोगों के मन में अविश्वास की भावना पैदा की है। सपा प्रमुख ने इस दौरान मीडिया के सवालों का खुलकर जवाब दिया। सपा मुखिया अखिलेश यादव का कहना है कि मैंने कई बार कहा था कि हम प्रौद्योगिकी को समझते हैं और हम तकनीक के साथ बड़े हुए हैं। इस उत्तर प्रदेश में सपा सरकार ने सबसे ज्यादा लैपटॉप बांटे थे। उन्होंने आगे अमेरिका का तर्क देते हुए कहा कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में महीने तक मतदान होता है और फिर गिनती में महीनों लग जाते हैं। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ लोग देश का भविष्य तय करते हैं। आप 3 घंटे में नतीजे क्यों चाहते हैं? 1 महीने तक गिनती क्यों नहीं होनी चाहिए? अखिलेश यादव ने कहा कि आज हम हर क्षेत्र में अमेरिका का अनुसरण कर रहे हैं, चाहे वो बर्गर, पिज्जा या चीज हो, फिर हमें उसके द्वारा मतपत्रों के इस्तेमाल की भी नकल करनी चाहिए। यादव ने कहा कि जब हाल में उत्तराखंड की एक सुरंग में बचाव अभियान के दौरान अमेरिकी मशीनें विफल हो गईं, तो देश के युवाओं ने लोगों को बचाने में कामयाबी हासिल की। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा का विचार है कि चाहे हम हारे या जीते,
हम चाहते हैं कि लोकतंत्र में विश्वास बढ़े। इन मशीनों और परिणामों ने लोगों के मन में अविश्वास की भावना पैदा की है। शायद तकनीक सही हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में अविश्वास की भावना है। इसीलिए हमारा विचार है कि मतदान मतपत्र के माध्यम से होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि 2022 में भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश चुनावों के दौरान प्रत्येक विधानसभा सीट की मतदाता सूची से यादव और मुस्लिम समुदाय के मतदाताओं के नाम बड़े पैमाने पर हटाने के लिए उनके आरोप को साबित करने के लिए उन्हें नोटिस दिया था। यादव ने कहा कि मैंने मतदाताओं के नाम उनके हलफनामों के साथ निर्वाचन आयोग को भेजे थे, लेकिन उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। आपको बता दें कि ये ईवीएम का मामला काफी समय से चला आ रहा है। इतना ही नहीं, ये मामला देश के सर्वोच्च न्यायालय तक जा चुका है। एडीआर ने सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल की सभी पर्चियों को गिनने की मांग की थी, जिसके जवाब में इलेक्शन कमीशन ने उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इसके बाद से इस मामले ने और भी तूल पकड़ लिया था। इलेक्शन कमीशन ने एडीआर के 962 पेज के हलफनामे पर जवाब दिया। बात करें एडीआर की, तो भारत में होने वाले चुनावों पर नजर रखने वाली संख्या एडीआर ने इस साल 13 मार्च को एक रिट याचिका दायर की थी। 7 सेकंड तक वीवीपैट की पर्ची देखने से कुछ हद तक मतदाताओं को ये पता चलने लगा है कि वोटिंग सही हो रही है या नहीं। हालांकि अब भी मतदाता के लिए ये सुनिश्चित करने की कोई प्रक्रिया नहीं है कि वोट रिकॉर्ड के अनुसार गिना जाए। एडीआर ने तर्क दिया कि ये सुब्रमण्यम स्वामी बनाम ईसीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2013 के फैसले के खिलाफ है। फैसले में वीवीपैट को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की अनिवार्य आवश्यकता माना गया था। एडीआर ने कहा कि अदालत ने अप्रैल 2019 में वीवीपैट की गिनती प्रति विधानसभा सीट 1 से बढ़ाकर 5 मतदान केंद्र तक ही इसलिए किया क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव नजदीक थे। अगर तभी 50% वीवीपैट पर्चियों की गिनती अनिवार्य की जाती तो चुनाव आयोग को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता था। एडीआर ने अपनी याचिका में अदालत से ये घोषित करने के लिए कहा कि वीवीपैट पर्चियों की 100% गिनती सत्यापित करना प्रत्येक मतदाता का मौलिक अधिकार है। इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने अपना जवाब दिया। अपने जवाबी हलफनामे में चुनाव आयोग ने कहा कि भारत में कुल विधानसभा सीटें 4000 से अधिक हैं। हर विधानसभा सीट के 5 मतदान केंद्रों के सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती करवाई जाती है, जिसका मतलब ये हुआ कि 20,600 ईवीएम वीवीपैट की गिनती होती है, जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के सुझाव मानक से बिल्कुल अधिक है। चुनाव आयोग ने कहा कि जब तक लोकसभा विधानसभा चुनाव में 38,000 से अधिक वीवीपैट मशीनों की पर्चियों की गिनती की गई। चुनाव आयोग ने कहा कि उम्मीदवार ए को दिए गए वोट को उम्मीदवार बी को हस्तांतरित करने का एक भी मामला सामने नहीं आया है। हालांकि चुनाव आयोग ने ये स्वीकार किया कि अगर कभी वोट काउंट में अंतर आया भी तो वो इंसानी गलती की वजह से हुआ है। ईसी ने यह भी कहा कि वीवीपैट अनिवार्य रूप से एक ऑडिट ट्रेल है ताकि मतदाता तुरंत ये जान सके कि उनका वोट वहीं गया या नहीं जिसे वो देना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार पर्चियों का मिलान किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने कहा कि 100% वेरिफिकेशन के लिए दबाव डालना एक प्रतिगामी विचार है। सभी वीवीपैट पर्चियों की मैनुअल गिनती में समय लगेगा और मानवीय त्रुटि की संभावना सामने आएगी। बता दें कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से अब एक बार फिर ईवीएम के मामले ने तूल पकड़ लिया है। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अब सभी चेतावनी भी दे रहे हैं। यहां तक कि कई नेताओं का यह भी कहना है कि चुनाव को बैलेट पेपर पर करवाना चाहिए, ना कि ईवीएम मशीन से। हालांकि ईवीएम हैकिंग मामले को लेकर विपक्ष हमेशा से भाजपा और इलेक्शन कमीशन को घेरती रही है, लेकिन इसका ना तो सटीक जवाब भाजपा दे पाती है और ना ही चुनाव आयोग। एक तरफ तो चुनाव आयोग ठीक से चुनाव कराने के दावे करता है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग पर भी इस तरह के आरोप लगते रहते हैं। अब देखना यह होगा कि ये ईवीएम का मामला आगे कहां तक जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4PM नेटवर्क। धन्यवाद।